नमस्ते, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स, जहां हम सिर्फ न्यूज नहीं देखते बल्कि न्यूज के पीछे की कहानी समझते हैं। यहाँ हेडलाइन सिर्फ शुरुआत होती है और असली फोकस होता है उस इम्पैक्ट पर जो आपकी जिंदगी, आपके डिसीजंस और आपके फ्यूचर को शेप करता है, क्योंकि हर बड़ी ग्लोबल स्टोरी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी होती है। बस जरूरत होती है उसे ठीक तरह देखने की, समझने की। आज हम बात करेंगे दो ऐसी स्टोरीज की जो पहली नजर में बिल्कुल अलग लगती है, लेकिन दोनों का एक कॉमन थ्रेड है, ट्रस्ट। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स के बीच सीज फायर की बात चल रही है, जहां ट्रस्ट इतना फ्रेजाइल है कि कोई भी साइड पहला कदम नहीं उठाना चाहती। दूसरी तरफ अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम में एक बड़ा फ्रॉड एक्सपोज हुआ है, जहां एक इंडियन ओरिजिन डॉक्टर ने अपने ही पेशेंट्स के साथ ट्रस्ट तोड़ा और गवर्नमेंट प्रोग्राम से करोड़ों की ठगी की। और इन दोनों स्टोरीज में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ट्रस्ट का टूटना, चाहे वो वॉर में हो या हेल्थ केयर में, हमेशा एक कॉस्ट देता है और वो कॉस्ट अल्टीमेटली आम आदमी को देनी पड़ती है। लेकिन आज के एपिसोड में मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐड करना चाहती हूँ जो हमारे इंडियन कम्युनिटी के लिए पर्सनली रेलेवेंट है, और वो है अमेरिका में इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स का फाइनेंशियल फ्रॉड्स में कॉट अप होना और उसका हमारी पूरी कम्युनिटी पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए आज की पहली स्टोरी से शुरू करते हैं, मिडिल ईस्ट से, जहां पिछले कुछ हफ्तों से जो वॉर चल रही है उसमें एक नया ट्विस्ट आया है। अमेरिका, ईरान और रीजनल मीडिएटर्स के बीच एक पोटेंशियल 45 डेज सीज फायर पर बात चल रही है, जो इवेंचुअली इस वॉर को परमानेंटली एंड कर सकती है। लेकिन यहाँ मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता देती हूँ, यह बातें इतनी आसान नहीं जितनी दिखती है। क्या हो रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट जैसे कंट्रीज मीडिएटर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं और इन नेगोशिएशंस में कम्युनिकेशन हो रही है टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू। ट्रंप के एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची के बीच। हाँ, आपने सही सुना, टेक्स्ट मैसेजेस। 2026 में दुनिया की दो बड़ी मिलिट्री पावर्स के बीच वॉर का फ्यूचर टेक्स्ट मैसेजेस पर डिसाइड हो रहा है, और यह नेगोशिएशंस उस टाइम हो रही है जब ट्रंप ने ईरान को 10 दिन का डेडलाइन भी दिया था, जो मार्च 26 को इश्यू हुई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करने के लिए। वो डेडलाइन अब एक्सटेंड हो चुकी है, अब ट्यूसडे इवनिंग 8 PM ईस्टर्न टाइम तक का टाइम है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है, "There is a good chance, but if they don't make a deal, I'm blowing up everything over there." उन्होंने थ्रेटन किया है कि वो ईरान की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स, ब्रिजेस, वाटर फैसिलिटीज सब कुछ हिट कर देंगे। लेकिन ट्रंप ने इतनी बार डेडलाइन दी कि समय भी कंफ्यूज हो गया है कि लाइन कहाँ है, डेड कहाँ है और डेडलाइन कहाँ है। कभी 7 दिन, कभी 10 दिन, कभी 24 घंटा, कभी 48 घंटा। लगता है टाइम ही शायद डेड हो गया है। अब डील की बात करें तो सोर्सेस के मुताबिक यह डील 2 फेजेस में होगी। पहला फेज होगा 45 डेज सीज फायर, जिसके दौरान परमानेंट एंड टू द वॉर पर मीडिएशन होगी। दूसरे फेज में एक एग्रीमेंट होगा वॉर को एंड करने का, जो फरवरी 28 को शुरू हुई थी यूएस इजरायली स्ट्राइक्स के साथ। लेकिन यहाँ मैं प्रॉब्लम बता देती हूँ, ट्रस्ट का इश्यू। ईरानियन ऑफिशियल्स ने स्ट्रेस किया है कि मीडिएटर्स नहीं चाहते हैं कि वो गाजा और लेबनान जैसी सिचुएशन में फंसे, जहाँ सीज फायर पेपर पर होती थी। लेकिन यूएस और इजराइल जब चाहे फिर से अटैक कर दे, ईरान को डर है कि वो सीज फायर मान भी ले तो अमेरिका अपनी प्रॉमिस तोड़ सकता है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मल्टीपल प्रपोजल्स को ईरान ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। सोर्सेस के मुताबिक फाइनल डील का ओनली रिजल्ट हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फुल रीओपनिंग और ईरान के यूरेनियम स्टॉक का सॉल्यूशन। या तो उसे डाइल्यूट किया जाए या कंट्री से बाहर निकाल दिया जाए। अब यहाँ मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछती हूँ कि जब एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं आई एम ब्लोइंग अप एवरीथिंग और दूसरी तरफ वो सीज फायर की बात कर रहे हैं, तो आप किस पर भरोसा करें? यही प्रॉब्लम है। ट्रंप का नेगोशिएशन स्टाइल हमेशा से एक्सट्रीम रहा है। वो एक तरफ धमकी देते हैं
दूसरी तरफ डील की बात कर रहे हैं। इसको गुड कॉप बैड कॉप कहते हैं, लेकिन यहाँ दोनों रोल्स एक ही पर्सन कर रहे हैं। और यह कंफ्यूजन या अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी है। ट्रम्प चाहते हैं कि ईरान कंटिन्यूअसली अनसर्टेन फील करे कि कब क्या होने वाला है, ताकि वो प्रेशर में आकर डील कर ले। लेकिन इस बार ईरान की स्टैंस डिफरेंट है। ईरान ने गाजा और लेबनान का एग्जाम्पल दिया है और सही भी है। उन्होंने देखा है कि सीज फायर एग्रीमेंट्स का कोई भरोसा नहीं जब तक ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। इजराइल ने मल्टीपल बार सीज फायर के बाद भी अटैक्स किए हैं, तो ईरान क्यों माने कि इस बार कुछ अलग होगा। और यहाँ मेरा टेक यह है कि सीज फायर पॉसिबल है, लेकिन परमानेंट पीस मुश्किल लग रही है, क्योंकि दोनों साइड्स के गोल्स फंडामेंटली ऑपोजिट है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को लिमिट करे और रीजनल प्रॉक्सीज को समर्थन करना बंद कर दे। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसकी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करे, सैंक्शंस हटाए और उसके इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर ना करे। ये दोनों पोजीशंस इतनी दूर है कि 45 दिन में इनका मिलना मुश्किल है। तो क्या होगा? शायद एक टेम्पररी सीज फायर आए, लोगों की जान बचे, लेकिन फंडामेंटल इश्यूज वही रहेंगे। और अब फंडामेंटल इश्यूज सॉल्व नहीं होते तो वॉर वापस आती है, चाहे 45 दिन के बाद आए या 45 महीने के बाद आए। और इस पूरी सिचुएशन में सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है? आम लोग, वो लोग जो इस वॉर की डायरेक्ट कॉस्ट फेस कर रहे हैं, फ्यूल प्राइस के फॉर्म में, फूड इन्फ्लेशन के फॉर्म में और अपने फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के फॉर्म में। इसलिए मैं कहती हूँ कि सीज फायर अच्छी खबर है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि दोनों साइड्स एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझे और कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो। आज की दूसरी स्टोरी आती है अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम से, और यह स्टोरी शायद आपको शॉक करेगी, क्योंकि इसमें एक इंडियन ओरिजिन डॉक्टर ने अपने ही पेशेंट्स का ट्रस्ट तोड़ा और गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम से करोड़ों की ठगी की। अब समझिए क्या हुआ है। एडवांस्ड यूरोलॉजी के एमडी डॉक्टर जितेश पटेल और उनकी एफिलिएटेड कंपनीज $40 मिलियन पे करेंगी सेटलमेंट में। एलिगेशंस है कि उन्होंने फॉल्स क्लेम्स एक्ट और जॉर्जिया फॉल्स मेडिकेड क्लेम्स एक्ट का वायलेशन किया। मतलब उन्होंने फेडरल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जैसे मेडिकेयर और मेडिकेड को बिल किया, ऐसे यूरोलॉजिकल और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए कि जो या तो परफॉर्म ही नहीं किए गए या मेडिकली अननेसेसरी थे। समझिए आसान भाषा में, एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, जरूरत से ज्यादा प्रोसीजर्स करवाता है और उन सब का बिल गवर्नमेंट को भेजता है। पेशेंट को पता भी नहीं चल रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और गवर्नमेंट मतलब कि टैक्स पेयर्स का पैसा यूजलेस प्रोसीजर्स में लग रहा है। अमेरिकी अटॉर्नी थियोडोर एस हर्ट्सबर्ग ने कहा, डॉक्टर तब धोखाधड़ी करते हैं जब वे मेडिकली रूप से अनावश्यक प्रक्रियाओं के लिए भुगतान मांगते हैं या उन सेवाओं के लिए बिल भेजते हैं जो उन्होंने कभी भी नहीं किया। हमारा ऑफिस मरीजों के शोषण या सरकारी धन के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेगा। FBI जॉर्जिया के कार्यवाहक विशेष एजेंट पीटर एलिस ने कहा कि यह समझौता FBI की उन जटिल स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी योजनाओं की जांच करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो मरीजों की देखभाल के बजाय लाभ को प्राथमिकता देते हैं। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर पेशेंट केयर, मतलब डॉक्टर का फोकस पेशेंट्स की सेहत पर है ही नहीं, अपनी पॉकेट भरने पर था। और जॉर्जिया के डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल जिम मुने ने तो सीधा ही कह दिया कि फ्रॉड अगेंस्ट द मेडिकेड प्रोग्राम इज स्टीलिंग फ्रॉम जॉर्जिया टैक्स पेयर्स। प्लेन एंड सिंपल, परफॉर्मिंग अननेसेसरी प्रोसीजर्स टेक्स लिमिटेड रिसोर्सेज अवे फ्रॉम दोज हु ट्रूली नीड देम। अब यहाँ मेरा सवाल है, $14 मिलियन, इतना बड़ा अमाउंट, लेकिन इसका असली कॉस्ट क्या है? सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि ट्रस्ट। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो आप अज्यूम करते हैं कि आपकी सेहत के लिए वो काम कर रहे हैं। आप अपना बॉडी उन हाथ में दे देते हैं, आप उन पर भरोसा करते हो। लेकिन जब वो डॉक्टर अननेसेसरी प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है
सिर्फ इसलिए कि वो ज्यादा बिल भेज सके, तो वो भरोसा तोड़ देता है। और यहाँ मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर जितेश पटेल, इंडियन ओरिजिन डॉक्टर, और यह कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। अमेरिका में पिछले कुछ सालों में इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेस ओनर्स फाइनेंशियल फ्रॉड में कॉट हुए हैं। कुछ ने मेडिकेड फ्रॉड किया, कुछ ने वीजा फ्रॉड, कुछ ने टैक्स एविएशन, कुछ ने इनसाइडर ट्रेडिंग। और इसका असर सिर्फ उन इंडिविजुअल्स तक लिमिटेड नहीं है, इसका असर पूरे इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी पर पड़ता है। क्योंकि जब कोई इंडियन डॉक्टर फ्रॉड करता है तो हेडलाइन यह होती है कि इंडियन ओरिजिन डॉक्टर चार्ज्ड विद फ्रॉड। जब कोई इंडियन इंजीनियर H1B वीजा मिसयूज करता है तो हेडलाइन यह होती है कि इंडियन टैकी अरेस्टेड फॉर वीजा फ्रॉड। कम्युनिटी का नाम नहीं आता, लेकिन इंडियन ओरिजिन का टैग जरूर आता है, और स्लोली यह टैग एक स्टोरी टाइप बन जाता है। लोग अज्यूम करने लगते हैं कि इंडियन प्रोफेशनल्स काम के शॉर्टकट्स लेते हैं, कि इंडियन डॉक्टर्स सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं, पेशेंट्स की सेहत नहीं। इंडियन बिजनेस ओनर्स अनएथिकल तरीके से काम करते हैं। यह स्टीरियोटाइप अनफेयर है, क्योंकि मेजॉरिटी इंडियन प्रोफेशनल्स ऑनेस्ट मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका में अपनी आइडेंटिटी बनाई है, अपनी रेपुटेशन बनाई है, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन किया है। लेकिन कुछ लोगों की गलतियां, उनकी ग्रीड, उनकी इजी मनी की चाहत पूरे कम्युनिटी का हार्ड अर्न रेपुटेशन डैमेज कर रही है। और यहाँ मैं अपनी कम्युनिटी से सीधा बात करना चाहती हूँ। यह हाई टाइम है कि हम लोग इस बारे में ओपन डिस्कशन करें। अमेरिका में सक्सेसफुल होना इजी नहीं है, स्ट्रगल होता है, रिजेक्शन होती है, कभी कभी डेस्परेट फील होता है। लेकिन इजी मनी के लिए गलत रास्ते चूज करना छोटी सी गलती है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत बड़ी होती है। और वो प्राइस सिर्फ आपको नहीं देनी पड़ती, आपके फैमिली को पड़ती है, आपकी कम्युनिटी को पड़ती है, और आने वाली जनरेशन्स को पड़ती है। क्योंकि एक फ्रॉड से पूरे कम्युनिटी पर डाउट आता है। एम्प्लॉयर्स हेजिटेंट हो जाते हैं इंडियन कैंडिडेट्स को हायर करने में, बैंक्स हेजिटेट हो जाती है इंडियन बिजनेस ओनर्स को लोन देने में, गवर्नमेंट एजेंसीज इंडियन प्रोफेशनल्स पर एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी करती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अब वो टाइम आ गया है कि हम लोग एक दूसरे को रिमाइंड करें, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से कोई शॉर्टकट नहीं है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसके लिए अपने एथिक्स से समझौता करना, अपनी कम्युनिटी के रेपुटेशन से समझौता करना, यह किसी भी अमाउंट के बराबर नहीं है। और हेल्थ केयर फ्रॉड की बात करें तो यह सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम नहीं है, यह ह्यूमैनिटेरियन क्राइम है। क्योंकि जब आप अननेसेसरी प्रोसीजर करते हो तो आप पेशेंट को अननेसेसरी रिस्क में डाल रहे हो। हर प्रोसीजर के साइड इफेक्ट्स होते हैं, हर सर्जरी में रिस्क होता है। अगर वो प्रोसीजर जरूरी नहीं थी तो आपने पेशेंट की जान खतरे में डाली बिना किसी वजह से। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया में भी केसेस होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अननेसेसरी टेस्ट, अननेसेसरी सर्जरीज, अननेसेसरी एडमिशंस। पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। डॉक्टर की बात मान लेता है, लेकिन जब ट्रस्ट ही नहीं रहेगा सिस्टम पर तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा। किस डॉक्टर के पास जाएं? कौन जेन्युइन है, किसके पास सिर्फ पैसा कमाने का प्लान है? इसलिए मैं कहती हूँ कि यह $14 मिलियन का सेटलमेंट सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक रिमाइंडर है कि हेल्थ केयर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कितनी जरूरी है। पेशेंट्स को अवेयर होना चाहिए, सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, और अगर कुछ सस्पिशियस लगे तो रिपोर्ट करना चाहिए। और कम्युनिटी के मेंबर्स को एक दूसरे को ऑनेस्ट रहने के लिए एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि आखिर में आपकी हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रेपुटेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी कम्युनिटी की इमेज भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज हमने 2 स्टोरीज देखी, एक मिडिल ईस्ट में सीज फायर की, जहां ट्रस्ट इतना फ्रेजाइल है कि कोई भी साइड पहला कदम नहीं उठाना चाहती। दूसरी अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम में, जहां एक इंडियन ओरिजिन डॉक्टर ने अपने ही पेशेंट्स और गवर्नमेंट का ट्रस्ट तोड़ा, और साथ में पूरे इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी पर कलंक लगाया। इन दोनों स्टोरीज में मैंने आपको एक कॉमन थ्रेड दिखाया, ट्रस्ट। चाहे वो वॉर हो
या हेल्थ केयर हो या कम्युनिटी की रेपुटेशन, ट्रस्ट ही वो फाउंडेशन है जिस पर रिलेशनशिप बनती है। और जब वो ट्रस्ट टूट जाता है तो उसकी रीबिल्डिंग बहुत मुश्किल होती है। ईरान को ट्रस्ट नहीं है कि अमेरिका सीज फायर का रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि गाजा और लेबनान का एग्जाम्पल उनके सामने है। पेशेंट्स को ट्रस्ट नहीं है कि डॉक्टर उनकी सेहत के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि फ्रॉड के एग्जाम्पल्स उनके सामने आते ही रहते हैं। और अमेरिका में रहने वाले इंडियंस को भी अब यह ट्रस्ट इश्यू फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों की गलतियों की वजह से पूरे कम्युनिटी पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। और इस ट्रस्ट डेफिसिट की कॉस्ट अल्टीमेटली आम आदमी को देनी पड़ती है, चाहे वो वॉर की अनसर्टेनिटी हो या हेल्थ केयर का फ्रॉड या कम्युनिटी की बदनामी। सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है जो ऑनेस्ट है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो सही रास्ते पे चल रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ न्यूज ना देखें, बल्कि उसे समझे और उसे सीखे, क्योंकि ये स्टोरीज चाहे कहीं और की हो, असर कहीं भी नहीं हम सब पर हो रहा है। अगर आपको यह ब्रेकडाउन इंसाइटफुल लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोग भी सिर्फ हेडलाइंस देखें लेकिन समझे भी साथ में। मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और न्यूज को सिर्फ देखना नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए।